क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। नहीं किया है या फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और शेयर करिए क्लास 9 से 12 के सभी स्टूडेंट्स। देखिए ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, हैबिटेट क्या होता है। फर्स्ट हमें जानना है दैट व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, ठीक है। तो हैबिटेट इन द सेंस एक स्पेसिफिक फिजिकल प्लेस, ठीक है, एक ऐसी प्लेस जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी सभी नीड्स को क्या कर सके, फुलफिल कर सके और सर्वाइव कर सके, इसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक फिजिकल प्लेस और लोकेलिटी। ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लेस और लोकेलिटी, ठीक है, जिसमें कि ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन हो, इनफैक्ट व्हिच हैज पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, इसमें क्या हैबिटेट में क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ एबायोटिक एंड environmental factor. So this is all about habitat. Habitat clear हुआ, यानी कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे वो सभी चीजें हो जिसकी एक ऑर्गेनिज्म को नीड है। ठीक है, तो हैबिटेट क्लियर हो गया। अब देखिए हैबिटेट क्लियर हो गया। अब देखिए इकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है। इकोलॉजिकल नीड्स, इकोलॉजिकल नीड्स इन द सेंस फर्स्ट टाइम के नीड्स टर्म को कॉइन किया था ग्रीनर साइंटिस्ट ने। ठीक है, किसने कॉइन किया था, तो ग्रीनर साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम नीड्स वर्ड को मतलब कॉइन किया था। ठीक है, ये क्या होता है, इकोलॉजिकल नीड्स को होता है रेफर करता है नॉट ओनली एनिमल प्लेस इन द बायोटिक एनवायरनमेंट बट आल्सो इट्स एबिलिटी टू टॉलरेट डाइवर्सिटी इन द रिसोर्स। ठीक है, नॉट ओनली एनिमल प्लेस, सिर्फ एनिमल प्लेस ही नहीं बट its ability to tolerate diversity in the resource. क्लियर हुआ क्या है इकोलॉजिकल नीड्स। देखिए इकोलॉजिकल नीड्स को सबसे पहले ग्रीनर साइंटिस्ट ने पॉइंट किया था। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि नॉट ओनली एनिमल प्लेस, सिर्फ एक एनिमल प्लेस नहीं है, लेकिन जबकि इसके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो डाइवर्सिटी को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखिए इट यूटिलाइज अ डिस्टिंक्टिव फंक्शनल रोल इन एन इकोसिस्टम। इकोलॉजिकल नीड्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, किसमें, इकोसिस्टम में। अब देखिए अब हमें समझना है पॉपुलेशन क्या होता है। तो हैबिटेट और इकोलॉजिकल नीड्स तो क्लियर हो गया। अब आते हैं पॉपुलेशन क्या है, चलिए समझते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन। इफ वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन, then population in the sense ये डिफाइन करता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज in a specific geographical area, in a specific geographical area which are interbreeding to each other, which are interbreeding to each other in biotic community। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एक ही स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल हैं एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में जो कि इंटरब्रीड करते हैं एक दूसरे से, कहां पे, तो बायोटिक कम्युनिटी में। ठीक है, देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है पॉपुलेशन की। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ठीक है, तो देखिए इसे जब समझ लेते हैं, सबसे पहली बात करें तो इसमें हो जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ
ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का, तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि पीडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल जिसे हम n लिखते हैं अपॉन में क्या स्पीशीज इन पर यूनिट एरिया जिसे हम s लिखते हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन में स्पीशीज इन सेम स्पीशीज इन पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल को क्या लिख रहे हैं n लिख रहे हैं और ये पर यूनिट एरिया में स्पीशीज को क्या लिख रहे हैं s लिख रहे हैं, ठीक है। और ये पॉपुलेशन डेंसिटी को pd लिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा पॉपुलेशन की साइज, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी तो क्लियर हो गया। सेकंड होता है पॉपुलेशन साइज। तो चलिए समझते हैं पॉपुलेशन साइज के बारे में। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट दैट इज पॉपुलेशन साइज, तो देखिए पॉपुलेशन साइज का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए हम बात करें पॉपुलेशन साइज की, तो पॉपुलेशन साइज क्या इंडिकेट करती है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, टोटल नंबर ऑफ organism in specific geographical area at specific time, ये क्या कहलाता है, पॉपुलेशन साइज कहलाता है, ठीक है। थर्ड होता है मोर्टेलिटी, थर्ड वन इज नेटैलिटी। नेटैलिटी क्या होता है, इन द सेंस बर्थ रेट, ठीक है। नेटैलिटी इन द सेंस बर्थ रेट। देखिए नेटैलिटी बर्थ रेट क्या होता है, पॉपुलेशन साइज इज आल्सो अफेक्टेड बाय बर्थ रेट, ठीक है। पॉपुलेशन साइज जो है बर्थ रेट से क्या होता है, इफेक्ट होता है। इंडिविजुअल इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, बर्थ रेट मतलब कि देखिए एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में बर्थ होना क्या है, बर्थ रेट है, ठीक है, एट स्पेसिफिक टाइम। फोर्थ क्या होता है, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी इन द सेंस व्हाट, डेथ रेट, ठीक है। कि एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में क्या होना, डेथ कर जाना, मीन कितने नंबर ऑफ पीपल डेथ कर रहे हैं, ये भी क्या होता है, डेथ रेट कहलाता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो देखिए फिफ्थ आता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें क्या बताया जाता है, देखिए एज इज द रिलेटिव percentage of organism of various age group in the population is called age distribution of population. The relative percentage of organism of various age group in the population is called एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्लियर हो गया। एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है, ठीक है। देखिए एज डिस्ट्रीब्यूशन की जो होता है ये भी थ्री टाइप का होता है, ठीक है। फर्स्ट होता है प्री रिप्रोडक्टिव, सेकंड होता है रिप्रोडक्टिव और थर्ड होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का होता है, तो एज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ये थ्री टाइप का होता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं टाइप्स ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन। टाइप्स ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन के कितने टाइप होते हैं देखिए, चलिए समझ लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए टाइप ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट होता है प्री रिप्रोडक्टिव। फर्स्ट वन इज प्री रिप्रोडक्टिव, जिसे हम एक्सपेंडिंग फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन भी कहते हैं, एक्सपेंडिंग फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए प्री रिप्रोडक्टिव या फिर एक्सपेंडिंग फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये है हाई रेट एंड नो डेथ रेट, ठीक है। हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट, इसमें नो डेथ रेट, इसमें डेथ रेट नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है, ठीक है, इतना समझ में आया कि इसमें बर्थ रेट क्या होता है, हाई होता है और डेथ रेट इसमें नहीं होता है, ठीक है। सेकंड होता है रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव या फिर स्टेबल स्टेज,
जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, देखिए इक्वल बर्थ एंड डेथ रेट। डेथ रेट जो होता है या फिर बर्थ रेट जो होता है वो एक दूसरे से क्या रहता है, इक्वल रहता है। बर्थ रेट के इक्वल डेथ रेट और डेथ रेट के इक्वल बर्थ रेट रहता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव और स्टेबल स्टेज में, ठीक है। इसकी वजह से पॉपुलेशन सोर्स जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें पॉपुलेशन क्या होता है, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ शो होता है, ठीक है। यानी कि ना ही पॉपुलेशन बढ़ रही है और ना ही घट रही है, ठीक है। जैसे जब हुआ है किसी की मृत्यु भी हो जा रही है, तो ये क्या है, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, इसमें पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। थर्ड होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, चलिए इसे समझ लेते हैं। फर्स्ट समझ में आया प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज क्या होता है, सेकंड है रिप्रोडक्टिव स्टेज। प्री रिप्रोडक्टिव में क्या था, बर्थ रेट हाई और डेथ रेट नहीं है। रिप्रोडक्टिव स्टेज या फिर स्टेबल स्टेज में क्या था कि इक्वल बर्थ और डेथ रेट, यानी कि जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ है। थर्ड होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज, चलिए इसे भी समझते हैं। थर्ड वन इज पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। देखिए पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज क्या है, इसमें क्या बताया गया है, इन द सेंस इट इज हायर डेथ रेट देन बर्थ रेट, ठीक है। डेथ रेट इज हायर देन बर्थ रेट, ठीक अपोजिट है किसका, प्री रिप्रोडक्टिव के। प्री रिप्रोडक्टिव में बर्थ रेट हाई था और इसमें क्या है, डेथ रेट हाई है, ठीक है। और क्या होता है, पॉपुलेशन ऑफ यंग मेंबर इज लोअर देन दैट ऑफ ओल्ड मेंबर, ठीक है। सिंपल सी बात है, जब बर्थ रेट लो है या तो क्या होगी, पॉपुलेशन कम होगी, और जब डेथ रेट हाई है या मतलब जो ओल्ड पर्सन है उनकी पॉपुलेशन क्या होगी, ज्यादा रहेगी, ठीक है। इतना समझ में आया, टाइप्स ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। देखिए इन तीनों का जैसे कि हम बात करें तो तीनों का पहले समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना है पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो चलिए समझते हैं व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए ये चैप्टर जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत एक्सपेंडेड चैप्टर नहीं है, तो आप लोग इसे समझते चलिए, ठीक है, और साथ में नोट्स बनाते चलिए। कोई भी डाउट है कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज मुझे पूरी उम्मीद है आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अब समझते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, ठीक है। तो देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इट इज इंडिकेटेड बाय चेंजेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी इन टर्म ऑफ टाइम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, ये क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन की डेंसिटी में चेंज हो जाना क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। फोर फैक्टर होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, ठीक है। फोर फैक्टर अफेक्ट्स द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ को टोटल कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो फोर फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं ये फोर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट दीस ऑल फोर फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ। फैक्टर्स affecting the population growth, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, चलिए समझते हैं, ठीक है। टोटल कितने फैक्टर हैं, भाई आपको पहले ही पता है कि टोटल फोर फैक्टर्स हैं, है ना। इन फोर फैक्टर्स को हम एक एक करके समझ लेते हैं कि कौन कौन से हैं फोर फैक्टर्स, ओके। देखिए सबसे पहले आता है नेटालिटी रेट, नेटालिटी रेट, नेटालिटी रेट इन द सेंस बर्थ रेट, है ना। सेकंड आता है मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट इन द सेंस डेथ रेट। थर्ड वन इज इमाइग्रेशन, ओके, यानी कि ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड फोर्थ लास्ट वन इज इमाइग्रेशन, एक है इमाइग्रेशन और एक इमाइग्रेशन, ठीक है। दोनों में बहुत ही डिफरेंस है,
अगर आप लोगों को डिफरेंस नहीं पता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को पहले के चैप्टर्स को आप लोगों ने अच्छे से रीड किया है, तो आप लोगों को माइग्रेशन और इमाइग्रेशन की डिफरेंस पता होगी, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, किसका, तो पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए हम समझते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन साइज का, ठीक है, इसका फॉर्मूला समझ लेते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, ये चार्ट तो क्लियर हो गया कौन कौन से फैक्टर जो अफेक्ट कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को, ठीक है। नेगेटिव एंड मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन, ठीक है। तो चलिए समझते हैं फाइनल पॉपुलेशन साइज का फॉर्मूला क्या होता है। फाइनल पॉपुलेशन साइज अगर हमें कंट्रोल करना है, मतलब कैलकुलेट करना है कि फाइनल पॉपुलेशन साइज क्या है, तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है NT इज इक्वल्स टू NO प्लस CB प्लस I माइनस D माइनस E, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, फाइनल पॉपुलेशन साइज का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो NT है ये क्या डिनोट कर रहा है, तो इसका मतलब फाइनल पॉपुलेशन साइज, फाइनल पॉपुलेशन साइज। फिर आता है NO इन द सेंस नंबर ऑफ इंडिविजुअल, एंड देन CB इन द सेंस, CB में लिखते हैं या फिर हम नॉर्मली इसे D भी लिख सकते हैं, ठीक है। D इन द सेंस बर्थ रेट। फिर आता है I इन द सेंस इमाइग्रेशन। फिर D इन द सेंस डेथ रेट, एंड देन E इन द सेंस इमाइग्रेशन। So this is all about final population size. क्लियर हो गया। अब देखिए अब हम पढ़ना है ग्रोथ कर्व और मॉडल क्या होता है, ठीक है, ग्रोथ कर्व एंड मॉडल्स, ओके। और यही है हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज ग्रोथ कर्व एंड मॉडल। थोड़ा लेंथी टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट ग्रोथ कर्व एंड मॉडल्स। ग्रोथ कर्व एंड मॉडल्स। ग्रोथ कर्व और मॉडल क्या होता है, ठीक है। देखिए ग्रोथ कर्व ऑफ पॉपुलेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कॉल्ड ग्रोथ कर्व, ठीक है। देखिए ग्रोथ कर्व को मैथमेटिकल तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, तो एक्सप्रेस बाय, मतलब ऐसे लिख सकते हैं एक्सप्रेस मैथमेटिकली, ओके। ग्रोथ कर्व को हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। द ग्रोथ प्लॉट बिटवीन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, किसके किसके बीच में प्लॉट होता है, प्लॉट बिटवीन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट टाइम फैक्टर एंड ग्रोथ कर्व represent interaction between biotic potential and environmental resistance, ठीक है, समझ में आया। देखिए इसे प्लॉट किया जाता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट टाइम फैक्टर एंड ग्रोथ कर्व रिप्रेजेंट इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक पोटेंशियल एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्रोथ कर्व की बात करें, ग्रोथ कर्व भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसका एक चार्ट देखिए, ग्रोथ कर्व कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। कौन से होते हैं ये 2 टाइप, तो फर्स्ट होता है सिग्मोइड, जिसे हम एस शेप भी कहते हैं, और लॉगरिथम कर्व भी कहते हैं। और सेकंड हो जाता है जे शेप या फिर एक्स
एक्सपोनेंशियल या फिर जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप के क्या है, ग्रोथ कर्व है, इन सबको समझना है, इनके भी टाइप्स होते हैं उनको भी समझना है, एंड देन हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं दैट व्हाट इज द सिग्मॉइड, एस शेप और लॉगरिथम कर्व। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज सिग्मॉइड, एस शेप और लॉगरिथम कर्व। ठीक है, ये कैसा कर्व है देखिए, इन दिस एंड दिस टाइप ऑफ कर्व ऑब्जर्व इन इस सेट। ठीक है, ये ऑब्जर्व इन ईस्ट सेल में से ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, कंप्लीट इन 5 फेज। ये कितने फेज में कंप्लीट होता है, 5 फेज में। कौन कौन से होते हैं ये 5 फेज, देखिए फर्स्ट होता है लैग फेज, सेकेंड वन इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, थर्ड वन इज एक्सपोनेंशियल फेज, थर्ड वन इज फोर्थ वन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड लास्ट फिफ्थ वन इज स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज जिसे हम प्लेटिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल द फेज ऑफ व्हाट सिग्मॉइड, एस शेप और लॉगरिथम कर्व। So we have to study one by one all these phases. Okay, first we have to study about lag phase. Let's start about lag phase. First क्या है, ये lag phase। देखिए lag phase क्या है, इंडिविजुअल adopt themselves in new environment। अपने आप को इंडिविजुअल क्या करते हैं, नए एनवायरनमेंट में एडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वजह से लो और वेरी लिटिल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, लो या फिर वेरी लिटिल, या तो बहुत कम हो जाएगा, तो बहुत कम क्या होता है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत कम करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लोग अपने आप को एडॉप्ट करते हैं किसमें, नए एनवायरनमेंट में, और ये जब एडॉप्टेशन की जब प्रोसेस चल रही होती है तो उस समय पे इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज जो है उसका रेट क्या हो जाता है, बहुत ही स्लो हो जाता है। सेकंड होता है बी, दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन द सेंस क्या होता है, अगर हम बात करें पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन इन द सेंस स्लो इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग टाइम, स्लो इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन द बिगिनिंग टाइम। देखिए पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बहुत धीरे धीरे इंक्रीज करना, स्लोली इंक्रीज कर रही है स्टार्टिंग टाइम में। ठीक है, समझ में आ गया। अब थर्ड है एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल फेज क्या होता है, चलिए हम इसे समझते हैं, लाइक फेज और पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो समझ में आ गया। अब आता है एक्सपोनेंशियल फेज, चलिए समझते हैं एक्सपोनेंशियल फेज क्या है। सी है एक्सपोनेंशियल फेज। देखिए एक्सपोनेंशियल फेज क्या होता है, इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, देखिए ये एक ऐसा रैपिड रेज इन पॉपुलेशन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एनवायरनमेंट, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट है या फिर फूड की ये सब की अवेलेबिलिटी होने की वजह से क्या होना, बहुत तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज करना एक्सपोनेंशियल फेज में आता है। ठीक है, डी होता है नेगेटिव फेज, नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज।
नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या होना है, स्टार्टिंग बिगिनिंग में क्या होना, इंक्रीज होना पॉपुलेशन रेट का। नेगेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, स्लो राइज इन पॉपुलेशन एज द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। स्लो rise in population as the environmental resistance increases। ठीक है, समझ में आया नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। अब लास्ट होता है स्टेशनरी प्लेट्यू क्या है, ठीक है, स्टेशनरी प्लेट्यू तो समझ लेंगे, इसके बाद एक फॉर्मूला होगा उसे हम समझेंगे, ठीक है, जो कि रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन होता है। और इसके बाद आ जाएगा आपका टाइम, जो कि सिग्मॉइड ग्राफ बनाने का। ग्राफ बनाने के बाद हम किस पे आ जाएंगे, जे शेप पे आ जाएंगे, एंड देन हमारा चैप्टर क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं स्टेशनरी फेज, जिसे हम प्लेट्यू फेज भी कहते हैं। ई है स्टेशनरी या फिर प्लेट्यू फेज। स्टेशनरी या फिर प्लेट्यू फेज क्या होता है, देखिए इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, फाइनली ग्रोथ रेट बिकम स्टेबल। इसमें क्या होता है, ग्रोथ रेट स्टेबल हो जाता है, ग्रोथ रेट बिकम स्टेबल। ठीक है, स्टेशनरी या फिर प्लेट्यू फेज में जो ग्रोथ रेट होता है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, क्योंकि मोर्टेलिटी और मेर्टेलिटी रेट जो होता है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो ग्रोथ रेट हो जाता है। ठीक है, यानी कि ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि मोर्टेलिटी और मेर्टेलिटी रेट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, एक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए, अभी सबको हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करें, तो चलिए हम इसे एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। इसे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, dn by dt is equal to Rn k minus n upon k is equals to Rn 1 minus n upon k। ये है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका एस कर्व या फिर सिग्मॉइड या फिर लॉगरिथम कर्व का। ठीक है, जिसमें dn by dt जो है, dn by dt is equals to rate of change in population, R in the sense intrinsic rate of natural increase, N in the sense number of population, K in the sense carrying capacitor, 1 minus n by k is equals to environmental resistance. So this is the mathematical expression of S curve, sigmoid curve or logarithm curve. Okay. So now we have to draw the curve of or graph of sigmoid curve. Okay. जो कि देखिए ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जे कर्व और एस, जे शेप कर्व और जे एस शेप कर्व की अगर हम बात करें तो एस शेप कर्व जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू जे शेप कर्व। ठीक है, मोस्टली पूछ देता है। ठीक है, चलिए इसका हम कर्व ड्रॉ कर देते हैं, जिससे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। इधर हो जाएगा population size and here is time। ठीक है, population size और time के बीच का ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा रहता है, ऐसे इंक्रीज फिर डिक्रीज फिर इंक्रीज और ऐसे कुछ ऐसा ग्राफ रहता है। ठीक है, यहाँ जा करके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। देखिए इधर लैग फेज, फिर यहाँ देखिए यहाँ लैग फेज था, इंक्रीज कर दिया, यानी कि कौन सा फेज आ जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इधर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फेज, फिर डिक्रीज कर रहा है, तो कौन सा फेज, नेगेटिव फेज, और यहाँ पे स्टेबल फेज आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लैग फेज है, ये लैग फेज है ना, लैग फेज इधर है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सपोनेंशियल फेज,
एंड हेयर स्टेशनरी या फिर स्टेबल फेस। और ये ग्राफ कौन सा है? ये ग्राफ है सिग्मॉइड एल स्टेप लॉगरिथम कर्व का ग्राफ, ठीक है। देखिए समझ में आ गया ये क्या कैसा ग्राफ है इसका। अब देखिए अब हमें पढ़ना है लास्ट पॉइंट जो कि सेकंड है, क्या है? जे शेप कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व और ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व, ठीक है। इसके भी दो पॉइंट आएंगे, उनको पढ़ना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है और देन हमारा चैप्टर फिनिश, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू कराए रहिए चैनल पे, कंटिन्यू इस वीडियो को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। तो चलिए समझते हैं जे शेप कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व या फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व क्या होता है। सेकंड वन इज जे एक्सपोनेंशियल जियोमेट्रिक ग्रोथ कर्व। ये क्या होता है, इसे अगर हम समझ लेंगे तो हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल पॉपुलेशन के लिए इसे एनालाइज किया जाता है, ठीक है। एनालाइज इन स्मॉल पॉपुलेशन, एनालाइजिंग स्मॉल population. The graph plot between number of organisms and against time, ठीक है। किसी भी स्थिति में प्लॉट होता है तो प्लॉट बिटवीन नंबर ऑफ टाइम, ओके। इसके टू फेज होते हैं तो है भी उससे कितने फेज थे, जैसे एस शेप के उससे 5 फेज और उसके कितने हैं तो है भी 2 फेज। कौन कौन से होते हैं, ये 2 फेज। तो एक होता है लैग फेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। तो लैग फेज क्या होता है और एक्सपोनेंशियल फेज क्या होता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए लैग फेज क्या होता है। फर्स्ट है ए लैग फेज। तो लैग फेज क्या है, लैग फेज में क्या बताया गया है देखिए समझते हैं, ठीक है। लैग फेज इन द सेंस ये एक ऐसा टाइम होता है एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू न्यू एनवायरनमेंट, एडॉप्टेशन ऑफ इंडिविजुअल टू न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है, नो ग्रोथ, ठीक है। इतना समझ में आया। सेकंड होता है एक्सपोनेंशियल फेज। चलिए एक्सपोनेंशियल फेज क्या है ये भी समझते हैं। अगर हम बात करें बी दैट इज एक्सपोनेंशियल फेज की, तो देखिए एक्सपोनेंशियल फेज क्या है, ये रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन ड्यू टू फूड अवेलेबिलिटी, ठीक है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू फूड अवेलेबिलिटी, ठीक है। समझ में आ गया। लगातार ग्रोथ हो रही है, ठीक है। लगातार क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन में, फूड अवेलेबल है इसलिए। अब हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं जे शेप कर्व या फिर एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, dn बाई dt इज इक्वल टू b माइनस d इंटू n। एक तो हम इसे इस तरीके से भी मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं। और भी इसका एक फॉर्म होता है dn अपॉन में dt इज इक्वल टू r। ये भी क्या है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, किसका, जे शेप कर्व का या फिर एक्सपोनेंशियल कर्व का, ठीक है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ कर्व का, जिसमें dn बाई dt क्या है। अब ये तो क्लियर ही है ना, पिछली बार हम लोगों ने इसे एक्सप्रेस किया था कि dn बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज। आर क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और अगर हम बात करें एन की, तो एन क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ओके। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्लियर हो गया। अब लास्ट एक बस इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। फिर हम मिलेंगे अब नेक्स्ट चैप्टर में।
ओके चलिए इसे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जे शेप एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक ग्रोथ का वो सिंपल ग्राफ ही होगा, है ना। इधर हो जाएगा नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और यहाँ होगा टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और टाइम, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहाँ हो जाएगा लाइफ फेज, और यहाँ हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फेज, ठीक है। तो ये है क्या आपका ग्राफ जे शेप एक्सपोनेंशियल फेज का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो हमारा चैप्टर है इको सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर इको सिस्टम, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ओके, थैंक यू। होप आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ठीक है, जिससे कि सभी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, थैंक यू।